अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ और मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, अच्छी सेहत में होंगे। जनाब, ज़िंदगी के किसी ना किसी हिस्से में कभी ना कभी हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत तो दरपेश आती ही रहती है, चाहे सरकारी हॉस्पिटल्स हों चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों। एक बात का शिकवा करते हुए हमारे यहाँ के लोग, जो हमने अक्सर और कमोपेश सुना है, वो बात ये है कि डॉक्टर्स हमारे यहाँ बात पूरी नहीं सुनते या तफसील से नहीं सुनते या डॉक्टर्स की तवज्जो नहीं रहती। अच्छा, अब मेरा कहने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हर डॉक्टर का रवैया ही ऐसा होता है, लेकिन ये बात भी काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि अगर डॉक्टर आपकी बात पूरे तवज्जो के साथ सुने या आपकी थोड़ी सी काउंसलिंग भी करे तो उससे काफ़ी हद तक आपका जो मर्ज है या जो तकलीफ है वो कम हो जाती है। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे मेहमान डॉक्टर जावेद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक लंबे अरसे तक हॉस्पिटल्स के साथ वाबस्ता रहे, वहां पे सर्व किया और आजकल आपको पता है कि ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर आल्सो और सोशल मीडिया सेलिब्रिटी स्टार भी है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान के लिए। हमारे सरकारी अस्पतालों में तो हर दूसरा बंदा ये बात कहता हुआ दिखाई देता है कि डॉक्टर्स तवज्जो नहीं दे रहे या बात ठीक से नहीं सुन रहे। क्या कहेंगे आप, इसकी क्या वजह है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन में अपनी बातें सारी की कि इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता, हम ये नहीं कह सकते कि सारे ऐसे हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल है आपसे भी और तमाम सुनने देखने वालों से भी कि क्या हम जब थाने में जाएं तो क्या हम मुतमईन हैं कि थाने में हम जाएं तो हमारा इत्मीनान बख्श हमें जवाब मिलता है? क्या जब हम डाकखाने में जाएं तो मुतमईन हैं? क्या हम किसी अदालत में जाएं तो हम मुतमईन हैं? क्या हम टैक्स के डिपार्टमेंट में जाएं तो हम मुतमईन हैं? और ये कि क्या हम अस्पताल में जाएं तो हम मुतमईन हैं? देखिए, ऐसा है कि हम सारे के सारे ना इस मुआशरे से ही निकल के आते हैं। मुआशरे में जिस किस्म की अक़दार होंगी, जिस किस्म का वैल्यू सिस्टम होगा, वही हमारे किरदार में और हमारे प्रोफेशन के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा। बदकिस्मती से पिछले 20-30 सालों के अंदर हमारे मुआशरे में वैल्यू सिस्टम बहुत ज्यादा डिटीरियोरेट हुआ है और जिसके डिटीरियोरेट होने की वजह से तमाम शोबों में एक तनज़्ज़ुली इखलाकी तौर पर जाहिर हुई है और ये तनज़्ज़ुली जैसे बाकी तमाम प्रोफेशंस के अंदर है, लिहाजा मेडिकल प्रोफेशन में भी ये नजर आती है। लेकिन एक बात अलबत्ता बहुत अहम है कि जैसे अगर एक मोटर मैकेनिक किसी के साथ की बात को तवज्जो से नहीं सुनेगा, आपका मोटरसाइकिल खराब हुआ है, आप वर्कशॉप दिखाने गए हैं तो वो अपना काम कर रहा है, बातें कर रहा है, तो आप इतना हर्ट नहीं होंगी। लेकिन अगर आप अपनी वालदा को दिखाने के लिए एक डॉक्टर के पास वो बात तवज्जो से नहीं सुन रहा और उसने अपने काम में कोताही की है तो उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि आपको अपने मोटरसाइकिल से जितनी मोहब्बत है उससे बहुत ज्यादा अपनी वालदा के साथ मोहब्बत है। इसलिए डॉक्टर्स के प्रोफेशन के अंदर वैल्यू सिस्टम का ख्याल रखना, प्रोफेशनलिज्म का ख्याल रखना, अगले शख्स को एक जिंदा शख्स जो कि एक फिजिकल एंटिटी नहीं सिर्फ नहीं है, यानी उसका अपेंडिक्स फटा हुआ है तो ये बिल्कुल ऐसे नहीं है जैसे मोटरसाइकिल की क्लच की तार टूट गई है। ये कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि मोटरसाइकिल की कोई जज्बात नहीं है, मोटरसाइकिल की कोई बीवी नहीं है जो बेवा हो जाएगी और मोटरसाइकिल के कोई बच्चे नहीं है जो यतीम हो जाएंगे अगर मोटरसाइकिल ठीक ना हुआ। लेकिन अगर एक इंसान ठीक ना हुआ तो पूरी की पूरी इंसानियत उससे मुतासिर होगी। लिहाजा ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि डॉक्टर्स को अपनी प्रोफेशनलिज्म को बहुत ही हाई लेवल पर रखना चाहिए और उनको इस बात का बहुत एहसास करना चाहिए कि उनकी बात से, उनकी गुफ्तगू से, उनकी तवज्जो देने से और दिल से पेशेंट में इंटरेस्ट लेने से मरीज की शफा का बहुत ज्यादा ताल्लुक है। डॉक्टर साहब, ये बात काफी हद तक फिर दुरुस्त है, जैसे कि आप भी एग्री कर रहे हैं कि जो डॉक्टर का रवैया होता है या डॉक्टर की जो थोड़ी देर की जो काउंसलिंग होती है पेशेंट के साथ, अब वो उसके इलाज में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती है और उसका मरीज के इलाज पर भी बहुत असरअंदाज होता है। जी बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि एक बीमारी का फिजिकल एलिमेंट है, यानी मरीज को बुखार हुआ है क्योंकि बॉडी में इंफेक्शन है, मगर हर बीमारी के साथ एक इंटेलेक्चुअल और एक इमोशनल रिएक्शन है जो कि उस बीमारी के साथ। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर 4 मरीजों को बुखार है और एक ही बीमारी की वजह से बुखार है तो चारों मुख्तलिफ तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। हो सकता है कि एक आदमी उस बुखार में आराम से चुप करके लेटा हुआ हो और एक आदमी चीखें मार रहा हो और एक आदमी कह रहा हो कि मैंने मर जाना है, मैंने बचना नहीं है। इसलिए कि तमाम सिर्फ ये एक मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली इमोशनल प्रॉब्लम भी है। तो इसमें डॉक्टर का जो रोल है
वो मैकेनिकल प्रॉब्लम को तो डील करना ही करना है। यानी अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देनी है, अपेंडिक्स फट गया तो उसको निकाल देना है, पित्त पथरी है तो उसको निकाल देना है, लेकिन साथ साथ पूरे ह्यूमन को। और मैं आपको ये बात, मैं चूंकि मेडिकल एजुकेशन से बहुत मुताल्लिक हूं, तो मैं ये आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि मेडिकल एजुकेशन के कैरिकुलम में प्रोफेशनलिज्म, वैल्यूज और एथिक्स एक एसेंशियल पार्ट है। और खासतौर पर ये जो नया पीएमसी का या जो पहले पीएमडीसी होती थी, इसका कैरिकुलम आया है, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं 7 स्टार डॉक्टर। कि डॉक्टर सिर्फ ये नहीं कि उसको बीमारी का पता हो और उसको स्किल आती हो, बल्कि उसके अंदर वो प्रोफेशनलिज्म मौजूद हो जिसमें वो एक स्कॉलर हो, वो एक फिलोसोफर हो, वो एक मेडिकल एडवोकेट हो, यानी और वो रिसर्चर हो। ये तमाम खुसूसियात डॉक्टरों में पैदा करना ये कैरिकुलम का हिस्सा है। लेकिन बदकिस्मती से जो पूरे मुआशरे में हमारे यहाँ डिटीरियोरेशन हुई है, उसका इंपैक्ट डॉक्टरों पर भी पड़ा है। दूसरी, अलबत्ता मैं ये बात ये जरूर अर्ज करना चाहता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर अच्छे हैं, मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर प्रोफेशनल हैं, लेकिन होता यह कि जैसे बहुत सफेद कपड़ा हो ना, तो उसके ऊपर एक छोटा सा काला दाग भी बहुत नुमाया नजर आ जाता है। लेकिन फर्ज करें अगर नीले रंग का कोई कपड़ा हो तो उसके ऊपर काला दाग बहुत ही नजदीक से नजर आता है। तो हो सकता है कि जो हर रोज मिलावट वाला खाना होटल में बेच रहा है, जो मिर्चें पीस के बेच रहा है, हो सकता है वो मुआशरे में वो घिनौना जुर्म इतना नुमाया नजर ना आ रहा हो। लेकिन अगर एक डॉक्टर, फर्ज करें कोई एक ऐसा डॉक्टर है जिसने अनप्रोफेशनल बिहेव किया है, तो वो नजर आएगा। इसलिए मैं ये जाती तौर पे समझता हूं, बीइंग अ मेडिकल टीचर एंड अ स्टूडेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, के डॉक्टरों को जिस तरह गोल्फ का प्लेयर होता है ना, गोल्फ के बारे में कहते हैं द प्लेयर हैज टू पुट 100% इन हिज 100% शॉट्स। यानी ये नहीं कि वो एक भी शॉट में कोई कोताही कर जाए, उसको अपना 100% देना होता है हर शॉट के अंदर। इसी तरीके से डॉक्टर को अपना 100% देना होता है मरीज के साथ अपनी सारी इंटरेक्शन के अंदर। ये बहुत जरूरी है। ठीक, और बहुत सारे प्रोफेशनल्स, बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से परफॉर्म भी कर रहे हैं, आई मस्ट से। लेकिन डॉक्टर, जिस तरह से आपने वो उस सफ़ेद लिबास की बात की और उस पर आपने जैसे काले धब्बे की मिसाल दी, तो वो काला धब्बा भी ना अगर रहे तो उसके लिए आप क्या समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ कोई ऐसी ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए या कुछ सेमिनार्स होने चाहिए? हमें क्या ओवरऑल एज अ सोसाइटी हमें अपने इखलाक बेहतर करने की आप समझते हैं कि हमें जरूरत है? क्योंकि हमने बहुत बार ऐसा सुना है कि फलाना शख्स कह रहा है कि मैं डॉक्टर के पास गया और बस उससे बात करके मैं बिल्कुल ठीक हो गया या मैं बहुत अच्छा महसूस करने लगा। तो आप क्या समझते हैं कि हमें इखलाक बेहतर करने के लिए क्या करने की जरूरत है? देखो बेटा, एक तो इसकी ना जनरलाइज्ड बात है, वो ये है कि ओवरऑल पेरेंटिंग, जिसके बारे में मैं रोज ये नकारा बोलता हूं, अब तो लोग उकता गए मेरी ये बातें सुनते सुनते माफी चाहता हूं, कि जो ओवरऑल पेरेंटिंग है ना, जब बच्चा एक घर में पैदा होता है तो वो किन इखलाकियात के साथ पैदा होता है, अगर किन अखलाकियात की तरबियत उसको दी जाती है। अगर तमाम घरों में पैदा होने वाले तमाम बच्चों की आला वैल्यू सिस्टम के लिहाज से तरबियत होगी, तो चाहे वो मोटर मैकेनिक बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे या बैंकर बनेंगे या कारोबारी बनेंगे, तो बहुत अच्छे प्रोफेशनल बनेंगे। प्रोफेशनलिज्म की सिर्फ डॉक्टरी में जरूरत नहीं है, प्रोफेशनलिज्म की हर काम में जरूरत है। एक तो जनरलाइज्ड ये है कि हमारे यहाँ ओवरऑल एक तरबियत का निजाम होना चाहिए। पेरेंट्स को बहुत सीरियस होना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी है तो आप अपना फिजिकल टाइम उनके ऊपर लगाएं और उनकी तरबियत करें। दूसरा, जहां तक स्पेसिफिकली डॉक्टरी का ताल्लुक है, तो हमारी मेडिकल एजुकेशन को इंप्रूव होने की जरूरत है। और मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं कि मेडिकल एजुकेशन पहले की निस्बत इंप्रूव हुई है, बहुत सारी सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी में कन्वर्ट हुई है। जो रिसर्च का कल्चर है वो पहले से अभी हमें बहुत सी मंजिल तय करनी है, लेकिन प्रोफेशनलिज्म, फैकल्टी डेवलपमेंट, जो हमारे वैल्यूज को सिखाना है, ये तमाम चीजें अब इनका जिक्र मेडिकल कॉलेजेस में किया जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन में इनका जिक्र किया जाता है। वो अभी बहुत गुंजाइश मौजूद है, लेकिन सही रास्ते के ऊपर अगर हम चलते रहेंगे तो ये प्रोफेशनलिज्म आ जाएगी। दूसरा एक बात बेटा और भी बहुत है कि बहुत सारी हमारी प्रोफेशन की चीजें इकोनॉमी के साथ रिलेटेड होती हैं। समहाउ पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर्स और खासतौर पर जो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर काम करते हैं, उनको हमेशा इस बात का गिला रहता है कि वो उनका जो मुआवजा है, उनका जो सर्विस स्ट्रक्चर है, कि कब वो प्रमोट होंगे, कब वो आगे बढ़ेंगे, ये सारे के सारे अप टू मार्क नहीं है। ये सब के अंदर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अच्छा, फिर दूसरी बात यह कि भाई एक डॉक्टर जो बड़ी आला स्टैंडर्ड के लिए उसने 1100 में से 1050 नंबर लिए, बड़ी मुश्किल से उसका दाखिला हुआ, फिर वो मेडिकल एजुकेशन हासिल की,
अब हम उससे तवक्को रखते हैं कि वो एक गांव में जाकर लोगों की खिदमत करे, बिल्कुल उसको जाना चाहिए हर सूरत, लेकिन वहां फिर उसके हिसाब से सहूलियात भी उसको मैसर होनी चाहिए। अगर आप एक रूरल हेल्थ सेंटर के अंदर एक डॉक्टर को करते हैं जहां वो अपनी बीवी भी लेके जाता है और 2 बच्चे भी लेके जाता है जो 5-5 साल या 6-6 साल के हैं, तो उस रूरल हेल्थ सेंटर के करीब में कोई अपने बच्चों की तालीम का भी तो कोई सिस्टम होना चाहिए। मैंने इंग्लैंड में काम नहीं किया, मैंने ऑस्ट्रेलिया में काम किया है, मगर मैंने FRCS इंग्लैंड से की है। अगर आप इंग्लैंड के किसी पेरिफेरी के काउंटी हॉस्पिटल में या किसी पेरिफेरल हॉस्पिटल में भी चले जाएंगे तो वहां के डॉक्टर को, पैरामेडिक्स को वही शॉपिंग सेंटर अवेलेबल होगा, उसी लेवल की हेल्थ केयर अवेलेबल होगी, उसी लेवल की एजुकेशन अवेलेबल होगी। तो हम अगर ये चाहते हैं, सिर्फ डॉक्टर नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर्स, टीचर्स, ये सब लोग कि ये प्रोफेशनली बहुत ज्यादा हो, तो हमें इन पर भी जिम्मेदारी डालनी चाहिए, इनकी तरबियत का भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन मुआशरे को भी चाहिए कि इनके जो डिजर्व करते हैं इनको उनका हक भी दिया जाए। ठीक, देखिए ना, अब एक तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में एक स्पेशलिस्ट चला जाए, बिल्कुल जाना चाहिए, एक सर्जन मौजूद होना चाहिए, एनेस्थेटिस्ट मौजूद होना चाहिए, लेकिन उसके बाल बच्चों के लिए जो जरूरियात है वो भी तो वहां मौजूद होनी चाहिए ना। तो इसलिए ये प्रॉब्लम जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, इसमें हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। खास तौर पर सरकारी इदारों के अंदर डॉक्टर्स का सर्विस स्ट्रक्चर, डॉक्टर्स की जो भी प्रमोशन से मुतल्लिक चीजें हैं और जो भी उनकी एक फाइनेंशियल जो वर्थ है, उस सारे को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। लेकिन साथ साथ डॉक्टर को जिम्मेदारी से इसलिए मुबर्रा नहीं किया जा सकता कि उसका मुआवजा उसके मुताबिक नहीं मिलता, क्योंकि वरना वो कुछ और बन जाता। डॉक्टर जब वो बना है तो वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं बना, वो उसके जरिए से अपने एक पैशन को भी सेटिस्फाई करना चाहता है। तो ये जिम्मेदारी दोनों तरफ है, हुकूमत और मुआशरे की भी जिम्मेदारी है। और एक बात आखिरी में और अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि डॉक्टर को और डॉक्टर सिर्फ नहीं, नर्सेज भी शामिल कर रहा हूं, पैरामेडिक्स को भी शामिल कर रहा हूं और सपोर्ट स्टाफ को भी, कि बाज़ औक़ात उनको अनड्यू प्रेशराइज किया जाता है। फर्ज करें एक पेशेंट टर्मिनल स्टेज के अंदर आया है और वो अब हॉस्पिटल के अंदर उसकी एक नॉन मॉर्टिलिटी है, फर्ज करो वो मरीज जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया या उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई। हमारे यहाँ डॉक्टर को खासतौर पर सरकारी अस्पताल में इस बात का हमेशा खौफ रहता है कि उसको कोई फिजिकल नुकसान ना पहुंच जाए। आपने आए दिन ये वाकयात सुने होंगे कि अस्पताल के शीशे तोड़ दिए गए, डॉक्टर को जदकूब किया गया। मैं डॉक्टरों से उनके अनप्रोफेशनल एटीट्यूड की कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, मैं उनको ये पहले कह रहा हूं कि उनको टॉलरेंस दिखानी चाहिए, प्रोफेशनल, लेकिन साथ साथ अवाम की भी तरबियत की जरूरत है, बिल्कुल, और लेजिस्लेशन को सख्त करने की जरूरत है कि कोई डॉक्टर को या पैरामेडिक्स को जो कि बहुत ही वाइटल जगह पर मौजूद है हरास ना कर सके। देखिए, जब ये कोरोना हुआ था, हालात ये थे कि सका भाई अपने भाई को देखने नहीं जाता था, बीवी अपने खामद को छोड़ के चली गई थी, लेकिन आफरीन है उन नर्सों पर, डॉक्टरों पर, पैरामेडिक्स के ऊपर, लैब स्टाफ के ऊपर कि वो बेचारे जो हैं पूरी तरीके से उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव सामान भी अवेलेबल नहीं था या कम अवेलेबल था, उसके बावजूद भी वो डॉक्टरों को देखते रहे। आप देखिए कितने डॉक्टर, कितनी नर्सेज, कितने पैरामेडिक शहीद हुए हैं कोरोना में। और कोई प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आदमी अपनी शहादत देने को तैयार हो सवाए आर्म फोर्सेस के और जो हमारी पुलिस है या जो लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज है? ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल बजा है। एक तो यह है कि हुकूमत को भी इस पूरे मामले को संजीदगी से लेना चाहिए, जो डॉक्टर्स की मराहत हैं या सहूलियात हैं, और दूसरी बात यह कि ओवरऑल हमें अपने रवैयों को भी तब्दील करने की जरूरत है, क्योंकि जो एक अच्छा इंसान होगा वो यकीनी तौर पर एक अच्छा प्रोफेशनल भी होगा, चाहे फिर वो किसी भी फील्ड में जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला नियो पाकिस्तान के लिए। बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, जिसके बाद आपको दोबारा करेंगे ज्वाइन, साथ रहिए। नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, पाकिस्तान के मुल्की या फिर सियासी सूरत हाल कितनी भी तब्दील क्यों ना हो रही हो, मुल्की हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर बात की जाए CBD की, तो उन्होंने पंजाब की तरक्की में हमेशा से अपना किरदार अदा किया है। किरदार किस तरीके से अदा हो रहा है, इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं तारुफ आपसे करवाती चलूँ। जनाब मोहम्मद उमर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमर्शियल CBD, इस वक्त हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम नियो पाकिस्तान के लिए। CBD पंजाब क्या है और इसका बुनियादी मिशन, उस बारे में बताइएगा हमें। CBD पंजाब बेसिकली प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब का एक विजन था कि जो बंजर ज़मीन मुल्क के डिफरेंट इदारों के पास मौजूद है, वहाँ से कोई ऐसी एक्टिविटी की जाए जिससे सरमायाकारी हो,
जॉब क्रिएशन हो, उस सोच के तहत पिछले साल फरवरी में एक अथॉरिटी की बुनियाद दी गई, जो कि किसी भी अथॉरिटी जिस तरह LDA है, जिस तरह और अथॉरिटीज़ होती हैं डेवलपमेंट की, उसी तरह एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बनी। और पंजाब के जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उसमें भी हमारा नाम आया। और हमें जो पहला प्रोजेक्ट दिया गया था वो प्रोजेक्ट था वॉल्टन एयरपोर्ट, जो एक ज़माने में एयरपोर्ट था हमारे पास लाहौर के सेंटर में। जी। उसको वहाँ पर ऐसी एक्टिविटी की जाए जिससे हम वहाँ पर कुछ सरमायाकारी की मुहिम चला सकें जी। उस एयरपोर्ट को डीकमीशन किया गया, वहाँ पे एक्टिविटीज़ जो फ्लाइंग की थी वो सारी बंद कर दी गई, और वहाँ पर हमने उस एरिया को डीमा किया है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। CBD जो है वो एक ग्लोबल फिनोमेना है, पूरी दुनिया में हर अच्छे शहर में एक CBD मौजूद होता है जो कि एक बिजनेस हब होता है। ला डिफेंस है फ्रांस में, DIFC है दुबई के अंदर, कनेरी वॉफ है लंदन में। तो पाकिस्तान में ये पहला CBD बनने जा रहा है, और इस पे हमने ऑलरेडी वहाँ पर कुछ ऑक्शन करके कुछ सरमायाकारों को इनवाइट किया है वहाँ पर, वो ऑलरेडी वहाँ पे काम शुरू हो गया है। यानी कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी अभी उनकी इन्वॉल्वमेंट प्रॉपर शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल इसी तरह जी। अच्छा, जिस तरह कि आपने वॉल्टन एयरपोर्ट के हवाले से भी बताया, अगर मैं कुछ और प्रोजेक्ट्स का जिक्र करूं कि कौन कौन से जो है प्रोजेक्ट्स वो अभी जेरे बहस है जिन पर काम हो रहा है, या इन फ्यूचर में मुस्तकबिल में क्या प्लान है? जी, तो हमने जी पहला प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया था वहाँ पे वॉल्टन एयरपोर्ट पे, उसका नाम था लाहौर प्राइम। वहाँ पे एक मिक्स यूज कमर्शियल हब क्रिएट किया गया, जिसके तहत हमने वहाँ पे एक ऑक्शन की और हमने वहाँ से तकरीबन 23 अरब रुपए का बिजनेस जनरेट किया पंजाब गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद हमने लॉन्च किया लाहौर डाउनटाउन, जिसके अंदर हमने 7 प्लॉट इस वक्त जो है ना ऑक्शन में 2 हफ्ते पहले एक ऑक्शन की है, जिसपे तकरीबन 35 अरब रुपए का बिजनेस पंजाब गवर्नमेंट ने किया है इसमें। सो ये 2 प्रोजेक्ट्स हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हुए हैं। अब इंशाल्लाह आगे एक अस्पताल बनने जा रहा है, उसका प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि 40 कनाल की अराजी पे होगा। उसके बाद एक 5 स्टार होटल का एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, और उसके साथ एक रिक्रिएशनल फैसिलिटी, जाके लाहौर की जो लोग हैं उनको वहाँ पर एक ऐसी एक्टिविटी की जगह मिले जहाँ से वो अपनी फैमिलीज के साथ आ सकें, सेहत को इम्प्रूव कर सके। यानी कि लाहौर में काफ़ी पॉजिटिव तब्दीलियों का अगर जिक्र किया जाए और बिजनेस इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो काफ़ी कुछ इन फ्यूचर होने जा रहा है। जी बिल्कुल जी। अच्छा, जैसे कि आपने लाहौर डाउनटाउन की नीलामी की अभी बात की, तो फिर लाहौर का मरकज़ क्या होगा और उसमें क्या सहूलियात होंगी? आप ये समझें कि ये जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है ये लाहौर का मरकज़ बन जाएगा। यहाँ पे सहूलियात, जो लोग यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी आएगी, जो यहाँ पर उसके बाद लोग रहने के लिए आएंगे, उनको तरह तरह की सहूलियात मुयस्सर होंगी। सबसे बड़ी सहूलत जो हम अभी देने जा रहे हैं, जिस पर हमने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है, वो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि बिजली कभी भी नहीं जाएगी वहाँ पर। गैस आपको 24 घंटे फराहमी होगी वहाँ पर। जो पानी बारिश का पानी है उसको यूटिलाइज किया जाएगा पीने के पानी के लिए। जो सीवरेज का पानी, जिसको ग्रे वाटर कहते हैं, उसकी रिसाइकलिंग होगी वहाँ पर। सो मल्टीपल फैसिलिटीज़ तो इस तरह की है वहाँ पर। प्लस बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा की जाएंगी ताकि वो आके वहाँ पर काम कर सकें। और ये कितना लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होगा? हमने इसको स्टार्ट किया जी पिछले साल। ठीक। हम अगर इसको कंप्लीशन की तरफ लेके जाएं कि कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट कब कितने से बन जाएगा, तो ये तकरीबन 20 साल का प्रोजेक्ट बनता है जी। 20 साल के अंदर ये कि हम लोग अपनी तमाम जो अराजी है उस पे हम लोगों ने काम शुरू कर दिया हुआ होगा, और कंप्लीशन अदर 5 इयर्स के अंदर वो उसको कंप्लीट हम देख। यानी कि जो हमारी कमिंग जनरेशन है वो इन तमाम चीज़ों से वो बहुत मुस्तफीद होने वाली है, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं। अच्छा उमर साहब, मुझे ये भी बताएगा कि बाबे पाकिस्तान भी CBD पंजाब का प्रोजेक्ट या पंजाब प्रोजेक्ट साइट में शामिल है, इस हवाले से आप शेयर कीजिए। बाबे पाकिस्तान जी एक बड़ी सेंटिमेंटल वैल्यू रखता है। 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, उसके बाद जो महाजरीन आए थे इंडिया से, उन्होंने वहाँ पर आके पड़ाव किया था। वो जगह डिक्लेयर की गई थी एज अ मॉन्यूमेंट साइट, और इसके अराजी में काफ़ी ज़्यादा ज़मीन इस वक्त है जो कि इस वक्त बंजर सिचुएशन में है। बट वहाँ पर एक मॉन्यूमेंट बनने जा रहा था जो कि पिछले 15-20 साल से एज अ ग्रे स्ट्रक्चर वहाँ पर मौजूद है। हमें वो जब दिया गया तो हमने एक तहिया किया था कि सबसे पहले उस मॉन्यूमेंट को हम कंप्लीट करेंगे ताकि वहाँ पर अपनी जो फ्यूचर की जनरेशन है उनको बता सके कि कितनी मुश्किलात से ये जगह पर पाकिस्तान बना और यहाँ पर लोग आए। तो वो पहला हमारा मरहला उसका मॉन्यूमेंट की कंप्लीशन है, और फिर उसकी जो साइट का एरिया है वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज का प्लान है। अच्छा सर, अब एक इंजीनियरिंग फर्म ने भी $700 मिलियन की सरमायाकारी की तजवीज़ पेश की है। इज इट इंटरनेशनल इन्वेस्टर, और इसमें क्या क्या सहूलियात होंगी? जी, ये एक पाकिस्तानी फर्म है, इंजीनियरिंग फर्म है। इसमें कुछ इंटरनेशनल के पार्टनर्स भी हैं। $700 मिलियन की प्रपोजल हमारे पास आया है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि बिजली कभी नहीं जाएगी वहाँ पर,
और इसी तरह की गैस कभी नहीं जाएगी। वो जो सारी प्रोविजनिंग है ये कंपनी वहाँ प्रोवाइड करेगी। तो इनको हमने वहाँ पर अभी उनसे बातचीत चल रही है, कितनी उनको ज़मीन चाहिए, किस तरह पावर प्लांट लगेगा, उनका LNG बेस्ड ये पावर प्लांट होगा और इंशाल्लाह इस तरह की सहूलत पाकिस्तान में कहीं मैसर नहीं होगी। अच्छा, जैसे कि खान साहब ने भी अभी रिसेंटली अब CBD की जो काविशें हैं, जो इकदाम उनको काफ़ी सराहा है। मेरा सवाल ये है कि अक्सर हमने देखा है कि जो मुल्की हालात जब तनाव का शिकार होते हैं और हुकूमतें चली जाती हैं तो जो पिछली हुकूमत के जो इनिशिएटिव्स होते हैं या जो विजन होता है या जो प्लान्स होते हैं या जो कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं वो रुक जाते हैं या खलल का रुकावट का शिकार हो जाते हैं। तो ये प्लान चलता रहेगा इंशाल्लाह, ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होंगे होपफुली? बड़ा अच्छा सवाल है जी आपका और इसका जवाब यही है कि इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, हमने अवाम का पैसा लेकर ये प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, हम इसको खुद पैसा जनरेट कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं और गवर्नमेंट को पैसा लेकर दे रहे हैं। सो चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, उनको एक तरह से रेवेन्यू जनरेशन और वेल्थ जनरेशन जो है ना वो हम प्रोवाइड कर रहे होंगे। और ये प्रोजेक्ट अथॉरिटी जो है किसी और अथॉरिटी की तरह इसको इस्टेब्लिश किया गया है और आपने देखा ही है कि हम पाकिस्तान के अथॉरिटियाँ इस्टेब्लिश रहती हैं, हुकूमतें नहीं आती हैं या वही रहती हैं तो अथॉरिटी चलती रहती है। इसी तरह ये अथॉरिटी भी इंशाल्लाह चलती रहेगी। ठीक है। अच्छा, ये भी बताएगा CBD पंजाब किस किस्म के रोजगार के मौके फराहम करे? आई एम श्योर कि ये बात भी हमें नियो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से शेयर करनी चाहिए हमारी ऑडियंस के लिए। बिल्कुल जी, देखें रोजगार तो पहले दिन से स्टार्ट हो गया। जिस दिन से अथॉरिटी फरवरी में पिछले साल बनी, जुलाई में ऑपरेशन स्टार्ट हुए तो पहली कोर टीम जब आई तो वहां से रोजगार स्टार्ट हो गया। उसके बाद अब वहां पर जो ऑन साइट पे काम हो रहा है तो लेबर की इंडक्शन हो रही है, जो कि लेबर वर्क जो है ना वहां पे शुरू होगा। आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होंगी, रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। तो आप सोचें कि हजारों की तादाद में लेबर वहां पे काम करना शुरू कर देगी। जब वो चीज़ डेवलप होके बन जाएगी तो वहाँ पे ऑफिसेज आएंगे, वहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस की जगह बनाई जाएगी तो कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर से लोग आएंगे, बिजनेस कम्युनिटी वहां पर आएगी। तो हर तरह का एम्प्लॉयमेंट जो है ना वहां पर जनरेट होगा। दैट्स अमेजिंग। सर, ग्रेजुएट डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से भी शेयर कीजिएगा। हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसके अंदर हमने जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान लोग हैं जो कि कॉलेज से यूनिवर्सिटी से बाहर ग्रेजुएट करके बाहर आते हैं, उनको बेसिकली सपोर्ट करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम किया, इसको अप्रेंटिस का नाम दिया गया। अप्रेंटिस का मतलब होता है शागिर्द। सही। उनको हम ट्रेनिंग देते हैं 2 महीने की। ये एक प्रोसेस होता है, हमें एप्लीकेशन सबमिट होती हैं। पहला बैच की एप्लीकेशन हमें कोई 8000 एप्लीकेशन आई थी, उसको हमने उनसे 500 की पहले सिलेक्शन की। उनका 2 दिन हमने इंटरव्यूज किए और उनमें से 35 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया 2 महीने की ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनको सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स दोनों की ट्रेनिंग दी जाती है। ऑन साइट कंप्यूटर्स के ऊपर बैठ के, जो कि एक्सेल होगी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। फिर लोगों से किस तरह बात करना है, इंटरैक्ट करना है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद कुछ स्टूडेंट्स को हम लोग इंडक्ट कर लेंगे अपने पास CBD में और कुछ इस काबिल हो जाएंगे कि उनको दूसरे इदारों में नौकरियां फौरन मिल जाएंगी। और इंशाल्लाह ये एक बैच ही नहीं है, हर 2 महीने के बाद ये डिफरेंट बैचेस आते रहेंगे। आई थिंक जो नया पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट था वो काफी हद तक हमें जो है वो पंजाब के इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू समझ में भी आ रहा है, जो कि इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि ये पूरे हो सके। थैंक यू सो मच उमर साहब, आपने वक्त निकाला नियो पाकिस्तान हमारे प्रोग्राम के लिए। और इसके साथ ही जनाब प्रोग्राम में बढ़ेंगे एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान, नियो पाकिस्तान। वेलकम बैक। नियो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। और मौसम गर्मा अपनी शिद्दत पर है। गर्मी की शिद्दत जो है वो कितनी बढ़ चुकी है और इसके साथ साथ ही गर्मी के बढ़ने के साथ साथ ही लोगों को जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है वो मसाइल में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। तो आज आपके उन तमाम मसाइल का हल हम नियो पाकिस्तान में लेकर आए हैं। आई एम श्योर के आपको भी इंतज़ार होगा। आप में से बहुत सारे लोगों को पाँव में, हाथों में जलन, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, सनबर्न, डिहाइड्रेशन और इन तमाम मसाइल से गुजरना पड़ रहा होगा। तो जनाब, गर्मी की शिद्दत के बढ़ने के साथ ही आपको क्या करना चाहिए यह हम जानेंगे। डॉक्टर मोहम्मद इदरीस खान हमारे साथ इस वक्त नियो पाकिस्तान के सेट पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। तो मौसम की गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, उसके साथ साथ किस तरह की बीमारियां या मसाइल में इजाफा होता जा रहा है?
थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग दिस टॉपिक। मैं बात इस पर यही करना चाहूँगा कि मौसम अचानक से चेंज हुआ है। मतलब लोग तो ये कहना शुरू हो गए हैं कि मार्च के बाद डायरेक्ट जून आ रहा है इस तरह से माहौल बन रहा है। लेकिन गर्मी जहाँ आती है उसके साथ साथ बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हमारे जन्म लेते हैं, क्योंकि गर्मी धूप जो है वो बाकी चीज़ों को तो खुश करती है, लेकिन जो हमारा माहौल होता है, इन्वायरमेंट होता है, उसमें नमी की मिकदार बढ़ जाती है। जब वो नमी की मिकदार बढ़ती है उससे हमारे मुख्तलिफ बॉडी में जो इश्यूज़ हैं, जिसमें ज़्यादातर स्किन इश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमें इचिंग, इसके अलावा सनबर्न जिसे आपने बात की, इसके अलावा रैशेज़, स्किन रैशेज़ और इस तरह के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। अब उसमें हमें करना क्या होता है, सबसे पहले तो जो आपने बात की डिहाइड्रेशन की, हमें अपना वाटर कंटेंट जो है उसको पूरा नंबर वन पे, क्योंकि हम बार बार स्वेटिंग की तरफ जा रहे होते हैं, पसीना ज़्यादा आ रहा होता है, तो उसके लिए हमें वाटर के साथ साथ अपने जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो हमारे नमकियात होते हैं, वो पूरे करने होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी बदकिस्मती की बात है ना कि हम अपना वाटर इनटेक नहीं बढ़ाते और उसके साथ साथ खवातीन जो है वो शायद सैलॉन्स का भी रुख कर रही होती हैं, हम अद्वियात भी खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वाटर इनटेक अनफॉर्चुनेटली हम नहीं अपना बढ़ाते। ये वाकई आपने कहा कि ये बदकिस्मती है और इसके साथ साथ लैक ऑफ अवेयरनेस होती है। हम हर चीज़ का हल एक गोली से देखना चाह रहे होते हैं, एक सिरप से, एक टैबलेट से, कि कोई ऐसी हमें चीज़ मिले जिससे हमारे सारे मसले हल हो जाएं। लेकिन जो हमारी डाइटरी चेंजेस हैं, हमारी हैबिट्स हैं या हमारी फूड चेंजेस हैं, वो हम नहीं करना चाह रहे होते, या हमें उनका आइडिया नहीं होता कि हम क्या कर। बहुत बड़े बड़े इश्यूज इस तरह के होते हैं जो हमारी छोटी सी डाइट चेंज से हम उसको बेहतर कर सकते हैं। जैसे भी आपने डिहाइड्रेशन की मिसाल दी कि डिहाइड्रेशन से क्या होता है कि हमारी स्किन बुरी तरह डैमेज हो रही होती है, पानी का कंटेंट कम हो रहा था, और उसके अलावा जो हम बार बार स्वेटिंग की तरफ जाते हैं, पसीना ज़्यादा आता है, तो उससे फिर हमारी बॉडी के कुछ एरियाज जो हैं वहाँ से फंगस ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो जहाँ नमी होती है वहाँ वो प्रोन एरिया होता है फंगल इन्फेक्शन का और फंगस की ग्रोथ का। तो बॉडी के जो एरियाज कवर्ड रहते हैं वहाँ जब स्वेटिंग होती है तो वहाँ फिर फंगल इन्फेक्शन होने शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, कितना वैसे रिकमेंडेड है दिन में पानी पीना? चूँकि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और रमज़ान भी आ रहा है, तो वाटर इनटेक कैसे बैलेंस रखा जाए और सही तरीका है क्या? लोग बहुत अचानक से जो 2 गिलास ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं, क्या वो भी गलत तरीका अक्सर सुना है कि है? ये जो सवाल है आपका, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अब एक पर्सन जो है वो एयर कंडीशन माहौल में सारा दिन रहता है तो उसके लिए इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन एक बंदा जो सारा दिन बाइक पे ट्रैवल करता है, या मजदूर है, काम करता है, धूप में काम करता है, या हार्ड वर्क है उसका, तो उसकी चूँकि वाटर जो स्वेटिंग है वो ज़्यादा हो रही है, वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अब हम एक यानी कि जिनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है उनको उतने ही ज़्यादा पानी की जरूरत है। बिल्कुल, उनको उतनी ही ज्यादा। अच्छा, इसके साथ साथ ना सिर्फ पानी पीने की जरूरत होती है बल्कि बार बार उसकी वाटर बाथ की भी जरूरत पड़ती है। स्किन जितना बॉडी के अंदर से अब्जॉर्ब करती है इतना बाहर से भी अब्जॉर्ब करती है। समटाइम आपने ये फील किया होगा कि हमें प्यास लगी होती है, खुसूसन रमज़ान शरीफ में हम पानी पीते जा रहे होते हैं, पानी पी पी के हमारा पेट फुल हो जाए, लेकिन प्यास नहीं जा रही होती। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम उसके साथ एक बाथ ले लेते हैं, हम सर पे ठंडा पानी डालते हैं या स्किन पे ठंडा पानी डालते हैं, या हम जब इस तरह की कंडीशन में वजू करते हैं तो उससे हमें बड़ी प्लेजेंट फीलिंग आती है। तो वो स्किन जो है वो ऊपर से भी जैसे हम ऑयलिंग करते हैं या ऑइंटमेंट लगाते हैं तो अब्जॉर्प्शन होती है ना, ऐसे पानी की अब्जॉर्प्शन भी स्किन पे होती है। तो हमें जो इस तरह के फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करने वाले लोग हैं उनको दिन में 2-3 बार बाथ भी लेना चाहिए ताकि स्किन वाटर कंटेंट वहाँ से मिले। चलिए डॉक्टर साहब, ये तो आपने नंबर 1 डिहाइड्रेशन की बात की, पानी का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए ये आपने बताया। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद किस चीज़ की एहतियात की ज़रूरत है? अच्छा, उसके बाद अब चीज़ एहतियात करने की ज़रूरत ये है कि हमारी जो बॉडी को स्वेटिंग हो रही है बार बार, तो उससे जो हमारी डिसइंफेक्शन जो इन्फेक्शंस फैल रहे हैं उसके लिए हमें डिसइंफेक्टेंट की तरफ आना है। उसके लिए एक तो मैंने आपको बताया कि हमें बाथ अगेन एंड अगेन, और उसके साथ साथ ये है कि हम ऐसी अपनी कंडीशन में जाएं इस कंडीशन में जो हमारी वायरल ग्रोथ है, इन्फेक्शन ग्रोथ है, वो कम से कम हो सके। उसके लिए हमें कुछ लोकल एप्लीकेंट्स हैं, जैसे अर्के गुलाब का इस्तेमाल बढ़ जाता है, लोग स्किन के ऊपर ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं, एलोवेरा का यूज़ कर रहे होते हैं। हमें फेस वाश अपने पास रखना चाहिए, बार बार हम उसको वॉश करते रहें ताकि, और आपने देखा कि वो स्वेट ग्लैंड्स भी उस वक्त एक्टिव हुए होते हैं जिससे आयल स्किन हो रही होती है, बार बार आयल आ रहा होता है। और जब ये आयल बाहर आता है तो आयल की एक खूबी है कि वो जब डस्ट होती है उसको वो अटैच कर लेता है, तो जैसे स्किन के
ऊपर डस्ट गिरती रहती है, उससे फिर स्किन की इन्फेक्शन, फिर पिंपल्स निकलना, फिर उसके अलावा इचिंग होना, रैशिंग होना, तो ये डॉक्टर साहब जो आपने नंबर 1 बताया वो 2 के साथ भी कनेक्ट करता है कि हम पसीने और बदबू से छुटकारा हासिल कर सकते हैं अगर हम डिहाइड्रेटेड नहीं है और वाटर इनटेक अच्छा है? नहीं, डिहाइड्रेशन से तो इसका लिंक नहीं है, लेकिन ये कि अगर हम जब हम वाटर इनटेक ज्यादा करते हैं तो उससे पसीना तो आता ही आता है, लेकिन पसीना आने के बाद जो हमारे इश्यूज हैं उसके लिए हमें यह है कि क्लीनलीनेस की तरफ जाना है, और साथ फिर हमें जो लॉस हो रहा होता है उसमें हमें उसको मुख्तलिफ तरीकों से फिल करना है। फिल करने का तरीकाकार ये होगा कि जो उसके लिए जो मैं आज सबसे बेहतर टिप देना चाहूँगा हमारी ऑडियंस को, स्पेशली जिस तरह आपने फीमेल्स की बात की, वो सैलून्स की तरफ जा रही होती हैं और मुख्तलिफ इशूज़ के लिए, और वो अद्वियात की तरफ जाना चाह रही होती हैं। ये जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें हम ज़्यादातर हम टॉपिकली अगर उसमें बात करें तो शहद की बात करें तो कहते हैं कि जो हमारा मीठा है ना डाइट के अंदर, वो जितना हम खाते हैं वो एजिंग की तरफ जाते हैं, उससे एज ज़्यादा लगती है। लेकिन अगर वही मीठा हम लगाते हैं स्किन के ऊपर तो उससे एज कम नज़र आती है। अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में ये है कि अगर आप मीठा खाते हैं ज़्यादा तो उससे आप एजिंग की तरफ जाते हैं, आप एजेड फील लगते हैं, आपकी एज जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, मतलब आप फिजिकली एजेड लगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप वही मीठा अपने स्किन पे लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी स्किन जो है वो रिफ्रेशिंग होती है, स्किन के न्यूट्रिएंट्स पूरे होते हैं और स्किन जो है ग्लोइंग करती है उससे, और उससे आपकी एज कम लगना शुरू हो जाती है। तो ये इसमें आप गर्मियों में जैसे हम मीठे मशरूबात ज़्यादा पीने शुरू करते हैं ना, उसके साथ साथ मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप शहद का जो मास्क है, ये शहद का लेप है, वो नाइट टाइम में ज़रूर अप्लाई करें। और मीठे मशरूबात से अच्छा कि अगर फ्रेश फ्रूट लें तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। या और फ्रेश फ्रूट के साथ साथ जो सबसे अच्छा होता है जो हम रिकमेंड करते हैं वो स्कंजबीन होता है कि आप लेमन वाटर, लेमन लाइम या मिंट मार्गरेटा या इस तरह के जो हमारे फ्रेश जूसेस टाइप बनते हैं, उसको भी कम चीनी के साथ, कम से कम चीनी के साथ अगर इस्तेमाल करें तो वो बेहतरीन हो जाएगा। कम चीनी के साथ उसको इस्तेमाल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब तमाम लोग चूंकि बाहर सन एक्सपोजर है बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है और धूप में आना जाना ट्रैवल करना ऑब्वियसली पड़ता है, तो ऐसे में हीट स्ट्रोक हम एवरी ईयर सुनते हैं कि बहुत सारे लोग हीट स्ट्रोक से मुतासर हो गए, कैसे बच सकते हैं हीट स्ट्रोक से? जी, ये इस वक्त का मैं समझता हूँ कि बहुत अछूता सवाल कह सकते हैं इसको, या इसको बड़ा हॉट टॉपिक कह सकते हैं हम। ये जो हीट स्ट्रोक है ये एक्चुअली ये होता है कि हमारी बॉडी इतनी हीट की हैबिचुअल नहीं होती या उसको एक्सपोजर नहीं होता और एकदम हीट लेवल इतना राइज करता है कि बॉडी जो है वो उसमें बियर नहीं कर पाती और उससे हम स्ट्रोक की तरफ जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि हम जहाँ अपने मशरूबात की बात की उसके साथ साथ अगर हम दही और लस्सी का इस्तेमाल बढ़ाते हैं अपनी डाइट में तो उससे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। और उसके साथ साथ ये होता है कि हम कोशिश करें कि जो ज़्यादा सन वाले एरियाज़ हैं, ये टाइमिंग है, मतलब दोपहर 12-1 बजे 2 बजे 3 बजे घरों से कम बाहर निकलें। और अगर हम घरों से बाहर निकल रहे हैं तो जो बाइक पे ट्रैवल कर रहे होते हैं या वॉकिंग ट्रैवल कर रहे होते हैं वो सर ढाँप के रखें, क्योंकि हीट स्ट्रोक का जो पहला अटैक होता है वो सर पे ही हो रहा होता है और सर से फिर डायरेक्ट वो हीट जो है वो ब्रेन को जा रही होती है, जिसकी वजह से वो उसकी अलामत आती हैं। तो उसके लिए हमें ये करना होगा कि हमें अपना सर ढाँप के रखें और अपने साथ जो है वो पानी लाजमी रखें। और पानी में कोशिश करें कि हम अगर ORS वाला वाटर रखें, एक तो या हम वो लेमन वाटर कर सकते हैं इसको, वो सबसे बेहतर है। और ऐसा वाटर जिसमें हम एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आजकल लोग डिटॉक्सीफाइंग वाटर बॉटल्स के अंदर बनाते हैं, उसमें ये है कि आप कुछ टुकड़े एलोवेरा के डाल सकते हैं, इसके अलावा कुकम्बर के, खीरे के डाल सकते हैं। तो वो अगर आप उस तरह का वाटर अपने साथ रखते हैं तो वो आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे करता है, क्योंकि आपको समटाइम नहीं आइडिया होता कि बाहर आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं, किसी ऐसे जगह फंस जाते हैं, टाइम आपको ज़्यादा लग जाता है लेकिन वहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो वाटर अगर आप इस तरह का अपने साथ रखते हैं जिससे आप अपने स्किन की या अपनी जो बॉडी की ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सकें, तो उससे आप हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया और गर्मी से कैसे बचना है और जो गर्मी के साथ पैदा होने वाले जो मसाइल होते हैं जिसे कमोपेश हर इंसान ही गुजरता है, उसके हवाले से आप बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम में लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद आपको दोबारा करते हैं ज्वाइन। वेलकम बैक जनाब, नियो पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से कहते हैं खुशामदीद। और बहुत
प्यारे से जबरदस्ती 2 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और उससे पहले मैं अपनी जरा खुशी का इजहार थोड़ा सा करना चाहूँ, और खुशी इसलिए मुझे है कि फाइनली पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में भी डांस और म्यूजिक पर काम हो रहा है। ना सिर्फ काम हो रहा है बल्कि अच्छे लोगों से मुराद वो लोग जो टैलेंट रखते हैं, जो डांस को, जो म्यूजिक को समझते हैं, वो इस फील्ड में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। एक मेरा बहुत ही फेवरेट गाना, जो कि आई एम श्योर आपका भी बड़ा फेवरेट गाना रहा होगा, लाशा पे खबर, और आपने अली ज़फ़र के डांस को, उनके एक्सप्रेशंस को बड़ा इंजॉय किया होगा। और अक्सर हम लोग पंजाबी जो हैं वो स्टेप्स सीखने की, देखने की भी कोशिश करते होंगे, क्योंकि पश्तो स्टेप्स उसके अंदर काफ़ी हमें कुछ दिखाई देते हैं। तो जनाब उसके पीछे, इस स्क्रीन के पीछे, सजी हुई स्क्रीन के पीछे किनकी मेहनत है, और कहते हैं ना स्टार को स्टार बनाने के पीछे कौन, तो जनाब हमारे आज के गेस्ट सोनू डेंजरस एंड मिसेस डेंजरस यानी कि फिजा डेंजरस हमारे साथ मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। क्या चल रहा है? बर्स्ट ऑफ एनर्जी आ जाती है जब आप लोग आते हैं, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, जबरदस्त काम चल रहा है। हाँ। और लाशा पे खबर तो माशाल्लाह पाकिस्तान का फर्स्ट सॉन्ग है जो मुझे लग रहा है बिलियन क्रॉस करेगा, और बड़ा पसंद किया सबने। वेडिंग्स पे लोग, आपको पता है, इतना सीख रहे हैं उसको। और मेरे ख्याल से भी आपने लास्ट जो हमने क्लास वेडिंग इन्होंने कोरियोग्राफी की थी, तो उन्होंने कहा हमें यही गाना सीखना है। बहुत सारे लोग, मतलब 70 मिलियन यू नो एक चीज है। आप देखिए पाकिस्तान में किसी का भी गाना इतने अच्छे लेवल पे मुझे नहीं लगता गया है। असल में लोग देखना चाहते हैं कि आपके जो स्टार्स हैं वो परफॉर्म कैसा करते हैं, और खुशी होती है अपने स्टार्स भी परफॉर्म करें। परफॉर्म करवाने के पीछे भी तो होते हैं ना, तो एक्चुअली टीम बिल्कुल अली भाई से। और ये जब हमने लाशा पे खबर पे जब बात हुई थी, तो एक दिन पहले हम लोग आपस में मिले और हमने प्लान किया, डांस स्टेप्स भी हमने वहीं पे बनाए थे, और नेक्स्ट डे हम लोग शूट पे थे। वो तलवार वाला भी एक सीन आता है प्रॉपर, वो सारा सब कुछ पूरा प्रॉपर प्लान हुआ। जी बिल्कुल, वो काफी चीजें होती हैं जो वो अली भाई ने वो बस थोड़ा सा वो सीख लेते हैं। बाकी वो भी ऑन द स्पॉट ही ज्यादातर वो उनको मैं बता रहा होता हूँ कि यार ये मैंने सीक्वेंस सब डिजाइन किया। क्योंकि जब आप लोकेशन पे जाते हो तो वहाँ कई चीजें ऐसी होती है जो आपको डिफरेंट आइडियाज आ जाते हैं कि यार ये ज्यादा अच्छा जाएगा। तो उसमें हमने काफी कोशिश। मेरी तो पहली फरमाइश वो हो चुकी है बस, ये गाना अब चाहे जो भी हो, मैं तो ये गाना एंजॉय करने वाली हूँ। आई एम श्योर कि मेरे साथ साथ हमने सबने बहुत उसको एंजॉय किया है। अच्छा, तो भाई क्या क्या प्लानिंग हुई फिर, किस तरह से जो है वो कल्चर का भी एक हमें नजर आता है, उसके अंदर टच पूरा सब कुछ प्लान किया जी। उसमें क्योंकि इस हिसाब से भी एक बड़ा गाना था कि अली ज़फ़र के साथ गुलपन्ना फर्स्ट टाइम एज ए सिंगर, उनके आपस में ये कोलैबोरेशन थी। इसमें रैप भी है, तो ये अच्छी बात है कि आपका अपने जो पुराना आपका जो हिट सॉन्ग्स हैं, म्यूजिक ऐसे और कल्चर के म्यूजिक हैं, उनको अच्छे तरीके से रीमेक किया जाए आज के जमाने के लिए। एग्जैक्टली, अदरवाइज तो मैं ये देख रहा था कि जब भी इतने गवर्नमेंट के भी शोज होते हैं, तो जब कल्चर की बात आती थी, कोई भी बाहर से भी आ रहे हैं, तो वो परफॉर्मेंस के लिए वो आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले म्यूजिक लग जाते हैं। पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि अब आपको हमारा जो कल्चर है वो नजर आ रहा है, उसकी प्रमोशन हो रही है। तो थ्रू दैट, बजाय कि हम लोग वेस्ट को देख रहे हैं या इंडिया को देख रहे हैं, नो डाउट वहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन मुझे सबसे अच्छी चीज की ये लगी कि इसमें हम हमारा पख्तून कल्चर जनाब देख सकते हैं। अच्छा, किस आर्टिस्ट के साथ सबसे ज्यादा मजा आया सोनू? जिसको बस ये बताएं और भाई झटपट जो है वो कौन है सबसे अच्छा डांसर, कौन है इंडस्ट्री का? अली ज़फ़र। अली ज़फ़र, वो अच्छा, तो क्या क्योंकि वो एक कंप्लीट लाइक, जैसे मैं खुद हूँ, मैं अपने शोज करता हूँ, परफॉर्म भी करता हूँ, गाता भी हूँ, हर तरह से क्रिएटिव आइडियाज करने की कोशिश करता हूँ। और जो अली भाई में भी मैंने जो बात देखी है, वो देखे पाकिस्तान के वाहिद आर्टिस्ट हैं कि जिन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया है, ठीक है, एज एन एक्टर भी, उनकी मूवीज भी आप देख लें, एज ए सिंगर भी वो हैं, और क्रिएटिव आइडियाज भी कर रहे हैं, और इस मुल्क पाकिस्तान के लिए म्यूजिक को वो इतना प्रमोट कर रहे हैं, और अब हमारे कल्चर को वो लेकर आए हैं। जिस तरह से आप इससे पहले अल्ले सॉन्ग आया, फिर वो लैला ओ लैला जो उनका बलोची था, और अब ये जो पख्तून को लेकर आए हैं, लरशा पे खबर, और अभी आगे भी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं जो ऐसा ऐसा। अच्छा, ये तो चले आपने बता दिया अली ज़फ़र का नाम, फिजा। अब चले मैं आपसे एक नाम पूछती हूँ कि कौन सी हमारी खातून एक्ट्रेस या स्टार, अक्सर डिस्कस भी तो आप लोग करते होंगे ऑब्वियसली, तो कौन बेस्ट है? मेरी फेवरेट माहिरा खान है। माहिरा खान फेवरेट है, सो स्वीट। अच्छा, अब देखें ना, ये सियासी जवाब हो गए। मेरी फेवरेट माहिरा खान है। सोनू, फेवरेट होने में और बेस्ट डांसर? अच्छा, बेस्ट डांसर में आई थिंक बेस्ट डांसर में तो देखें वो वन एंड ओनली थी पाकिस्तान की, जो उनसे भी बेटर कोई नहीं है, वो रीमा थी। रीमा से मुझे मौका नहीं मिला उनके साथ कभी परफॉर्म करने का या काम करने का। कौन सा उनका सबसे अच्छा कोई
कोई मेमोरी में चीज है उनके पुराने काम की जो? मैं बहुत छोटा सा था जब मुझे ये याद नहीं, मेरे पेरेंट्स मुझे ले गए थे तब तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि मैं क्या सिनेमा में हूँ। वो उनकी मूवी तब आई थी, फर्स्ट मूवी थी शान की और रीमा जी की, बुलंदी। हाँ, वो उनकी मूवीज थी। उसके बाद भी काफी उनके मूवीज आए, गाने आए, और फिल्म जब तक लाहौर में इंडस्ट्री नहीं है। तो फिर अभी सारी जितनी हमारी एक्ट्रेसेस हैं उनका तो फिर आपने क्या मतलब कि उनमें से कोई अच्छा? नहीं, ये नहीं मैं कह रहा कि वो बुरी है, आप टैलेंट, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बेस्ट एक अच्छी, बहुत अच्छा डांस करती हैं। मैं आपसे बात ये कर रहा हूँ कि अगर आपका बॉलीवुड या इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपका पाकिस्तान का कोई शो हो रहा हो जिसमें वहां से भी आर्टिस्ट क्यों नहीं होते हमारे यहाँ? कोई इस तरह का आइडिया कभी आपने थ्रो किया हो कि हमारे यहाँ म्यूजिक या डांस पर क्यों काम नहीं हो रहा, क्या वजह है? वहाँ इसमें हम क्या कह सकते हैं, ये तो हमारे पाकिस्तान में अभी आप नोट करें कि इंटरटेनमेंट के चैनल्स कितने हैं। इंटरटेनमेंट को जो देख रहे हैं वो मेरे ख्याल से कोई ऐसा चैनल नहीं जो इंटरटेनमेंट को प्रॉपरली देख रहा हो, और अगर कोई कर रहा है तो वो अपने एक छोटे से दायरे के अंदर रह के उसको। और तीसरी चीज ये देखो ना, टैलेंट तो बहुत है, ठीक है, हम हमारा ड्रामा फिजा देख लें, हमारा ड्रामा जो है वो हम साया मुल्क से बहुत अच्छा हमारा ड्रामा होता है, उसका कंटेंट बहुत अच्छा होता है, हमारे OST, हमारे लिरिक्स, हमारे सिंगर्स हमारे बहुत अच्छे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारा डांसिंग की तरफ या ये वाली जो फील्ड है ये अभी भी थोड़ी सी मुझे लगता है कि महरूम है, या लोग नहीं आ रहे यहाँ पे, या काम नहीं शायद लोग करना चाहते हैं। मैं उसका भी आपको बताता हूँ कि सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। आप बाहर की बात करते हैं बॉलीवुड की या बाहर की, तो उनका कंपटीशन है उसमें। उनके साथ जो हीरो खड़ा है वो बहुत खतरनाक ट्रेनिंग लेकर आया है। अगर आज टाइगर श्रूफ है तो उसको पता है मेरे से पहले ऋतिक रोशन है, शाहिद कपूर है, और इतने आर्टिस्ट हैं, वो सारे ही परफेक्ट खड़े हैं। तो उसको पता है कि मुझे अगर आना, मुझे ऐसे नहीं आने देंगे, वो मेहनत करके आते हैं। यहाँ पे सबको ये पता है, अच्छा बस कमर्शियल में क्या फेस दिखाना है, सेट पे भी आके नहीं, छोड़ो स्टेप छोड़ो, मेरा फेस दिखाओ। ये यहाँ पे सीन ये वो समझते हैं कि हमारा जब फेस नजर आएगा तो हम स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, इसी का नाम सेलिब्रिटी है और इसी का नाम है हमें दुनिया जानती है। तो बात ये है कि खाली फेस आप दिखा के तो आ जाओगे, दुनिया तो आपको जान जाएगी, लेकिन एक एबिलिटीज भी होनी चाहिए इस तरह की आपके अंदर कि आप जब आप हैं या हम हैं या पब्लिक चाह रही है हमारा ये आर्टिस्ट है ये परफॉर्म करे उस तरह से, तो वो उसके लिए तो सीखना पड़ेगा। अच्छा सोनू, डांसिंग तो हम आपकी थोड़ी सी देखेंगे क्योंकि मैंने तो वो देखो रिक्वेस्ट कर दी है, लेकिन पहले फिजा जरा कुछ सुन लेते हैं, जरा माहौल थोड़ा सा गरमा लेते हैं, तो गाने की फरमाइश कर लेते हैं। सोनू क्या सुनाओगे? अभी जो हमारा न्यू सॉन्ग रिलीज हुआ है रॉक स्टार, और माशाल्लाह वो बहुत ही उसका अच्छा रिस्पांस आया है, क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम हमारा ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग है ये कि आफ्टर समझ लें कि 3 to 5 years मैं दोबारा म्यूजिक में मैंने एंट्री की है, और रॉक स्टार इस वक्त बहुत ही जबरदस्त जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों को पहले वो सुनाते हैं, और अभी तो मिलियन भी क्रॉस कर गया, और फिजा उसमें बहुत डेंजरस आई है। I wish मैं सिंगिंग भी कर सकती। और इस वीडियो की खास बात ये है कि एज एन कोरियोग्राफर इसको ये पाकिस्तान का फर्स्ट वीडियो कह सकते हो कि जिसमें इतने क्रिएटिव आइडियाज जो है ना वो एक ब्लैक सेट पे खेले हैं मैंने। लाइक आप फायर एलिमेंट देखोगे, आप LED इसमें परफॉर्मेंस देखोगे, बल्कि साथ साथ दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल UV एक्ट है इसके अंदर, फायर के साथ फिजा बड़ी खतरनाक खेल रही है इसमें। वेलकम बैक वंस अगेन, आपको जनाब खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और बर्स्ट ऑफ एनर्जी यकीनी तौर पर आपको भी फील हुई होगी, बिफोर ब्रेक क्यों ना फील होती। रॉकस्टार मौजूद है हमारे सेट पर और परफॉर्म भी उन्होंने रॉकस्टार पर की। तो अभी तो सोनू रॉकस्टार छाया हुआ था कि बेपरवाहियां भी आकर छा गया है, और इसमें आपने बड़ा जबरदस्त रैप भी किया है। जी बिल्कुल, रॉकस्टार का हमें रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिला कि हमने कहा कि यार क्यों ना फिर ईद पे कुछ, और तीसरी चीज हम ईद पे रिलीज करेंगे, इसको भी अभी रिलीज करते हैं। हाँ वो भी सरप्राइज है, बता दें थोड़ा सा बता दें। बेसिकली रॉकस्टार एक बिल्कुल इंटरटेनिंग सॉन्ग है, हिप हॉप और परफॉर्मेंस वाला था, और जो हमारा बेपरवाहियां है वो एक जरा सैड फील है, रोमांटिक फील है उसकी, और उसमें एक मैं दिखाता हूँ कि एक लड़का जो बहुत लव करता है और उसको वो चीट करती है गर्ल, तो देन वो एंड पे जाके फिर वो किस तरह से हो जाता है उसमें। और वीडियो में भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट है। म्यूजिक उसका रिजवान भट्ट है, उन्होंने उसका म्यूजिक किया है। आसिम मसूद डायरेक्टर हैं रॉकस्टार के भी, जैसे आसिम मसूद ही मेरे साथ डायरेक्टर हैं, और अली मुस्तफा उसके म्यूजिक रॉकस्टार की वीडियो बड़ी जबरदस्त है जी, आई मस्ट से फिजा बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ और बड़ा जबरदस्त। सही बात जी, वो उसका सीन ये था कि जब मैं शोज करता हूँ उसमें परफॉर्मेंस करता हूँ, हम काफी क्रिएटिव आइडियाज करते हैं। तो मैंने ये देखा पाकिस्तान में कोई ऐसा म्यूजिक वीडियो नहीं है जिसके अंदर आपने LED डांस परफॉर्मेंस भी की हो, UV एक्ट भी हो। फर्स्ट टाइम हुआ है मेरे ख्याल से, ये फर्स्ट टाइम किसी म्यूजिक वीडियो में आपने UV एक्ट, LED और फायर एलिमेंट और ये सब
सब चीजें फिर जिस तरह से हम लोगों ने परफॉर्म किया, और फिजा स्पेशली क्योंकि फिजा का ये फर्स्ट ऐसा वीडियो है, फर्स्ट वीडियो मेरे ख्याल से छाई हुई है ना फिर उसमें अगर देखा जाए मैं सोनी से ज्यादा छाई हुई हूँ। अच्छा फिजा, और आपको हम कांग्रेचुलेट भी कहते हैं वैसे अपने प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि नन्ही आयरा भी जो है वो दूर इस वक्त मौजूद है, और जरा माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बेटी। लेकिन फिजा फिटनेस की तरफ इतनी जल्दी माशाल्लाह वापस आ गई, क्या किया है जल्दी से बता दो हम सबको। नहीं हम लोग, आप ये समझे, मैंने 1 मंथ के बाद मेरी रिकवरी तो हो गई थी, लेकिन मैंने रिहर्सल्स नहीं छोड़ी थी। अच्छा, बिल्कुल नहीं, मतलब वो एक तरह से एक्सरसाइज ही होती है, वही रूटीन थी जो पहले थी, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर रात में जाग रही हूँ तो कोई इशू नहीं, सुबह मॉर्निंग में उठना है, काम करना है उसी तरह रेगुलर। तो मैंने बड़ा जल्दी अपने आप को उस तरह से फिर से फिट कर लिया। तो ये हम देख रहे हैं वैसे ही स्लिम स्मार्ट फिजा वैसे ही आई है गोद में आयरा को लिए हुए, और आई वाज सरप्राइज्ड कि माशाल्लाह इट्स अ गुड न्यूज। अच्छा जी, चले बताएं कि सोनू एज अ सिंगर और एज अ डांसर। एज अ डांसर और सोनू? मैं तो दोनों चीजों को ही कहूंगा, लेकिन क्योंकि मैं स्टार्ट सोल जो है वो सोल वो क्या है वो आपकी? मैंने स्टार्ट जब किया था वो डांस से किया था, और ऑब्वियसली मुझे डांस मैंने सबसे पहले जो मुझे चीज आई करनी और जो मैंने एक बिल्कुल मुनफरिद किया पाकिस्तान में जिसको प्रेजेंट किया वो डांस ही है। माइकल जैक्सन को मैंने सबसे पहले परफॉर्म किया, डेंजरस, दैट्स व्हाई मुझे लोग सोनू डेंजरस बोलते हैं। वही आपका वो हाँ जी, पहचान बन गई। एग्जैक्टली। लेकिन जब मैं डांस कर रहा था तो मुझे ये जब चैनल्स आए तो फिर ये था कि म्यूजिक चैनल्स भी आ गए, तो मेरा डांस को मैं सामने नहीं ला पा रहा था। तो और वो आपका एक चीज है, जब तक आपका अपना कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा जिसमें आप करोगे वो आपके अपने कॉपीराइट्स वाला सीन नहीं होगा, तो देन वो चीज सामने नहीं आती। सुनो मुझे बताओ, बचपन में ऐसा होता था? तुम्हारे बचपन में तो जरा सादा वक्त था थोड़ा सा, ठीक है, ये तो अब मीडिया और सारी चमक दमक बहुत ज्यादा है, तो घर में जब गेस्ट आते थे तो अम्मी कहती थी कि बेटा चलो गेस्ट को डांस करके दिखाओ, क्योंकि टैलेंट नहीं, बचपन में मैं इतना नहीं करता था। मुझे सुना होगा ना, मीम सुनी होगी आपने कि अम्माएं जो है वो ऐसे करती है। एग्जैक्टली, जो बचपन में मूवीज बेटा चलो जरा गाना गा के सुनाओ गेस्ट को, पोएम सुनाओ, डांस करके दिखाओ। नहीं, मेरा ये था स्कूल में तो मैं परफॉर्म करते रहे हमेशा। शरारती था, वो ये आप समझ ले के पोएम्स वगैरह, ठीक है, फिर आपकी वो जो स्टार्ट में हम जो जाते थे स्कूल में उसको तराने को पढ़ना, फिर वो लप्पे आती है दुआ बन के, वो अक्सर फिर इस तरह के जितने भी स्कूल के अंदर कंपटीशन वगैरह होते थे मैं हिस्सा लाजमी लेता था। और जो मुझे क्रेज था वो मैं ब्रूस ली और इसका जैकी चैन की बहुत मूवीज देखता था। मैं उनका बहुत फैन था, तो मुझे ये शौक था कि जैसे ब्रूस ली है मैं इस टाइप का कुछ करूँ इसके। देखो फिर मैंने माइकल जैक्सन देखा, क्योंकि ये पता नहीं क्या बुलाया जिसकी इतनी दुनिया फैन है, तो इस तरह करना है। फिर जब मैंने काम स्टार्ट किया तो 2000 में, तब पाकिस्तान में ओनली 2-3 चैनल्स थे, वो भी आपको पता है पीटीवी एनटीएम का दौर था। 2003 में एकदम से फिर मीडिया ओपन हुआ है, तो तब भी उस तरह मैंने देखा कि यार पाकिस्तान में कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जो गाता भी हो, इस तरह परफॉर्म भी करता हो जैसे बाहर की माइकल जैक्सन है, और भी इतने आर्टिस्ट हैं बाहर की कंट्रीज के, इस तरह कोई नहीं है। देन मैंने इस पे काम करना शुरू किया कि पहले मैं दोनों चीज़ें लेके चलूँगा, जिसमें अचीवमेंट मुझे पहले मिलेगी तो वो मुझे सपोर्ट करेगी दूसरी चीज़ को सामने लाने में। तो वो करते गए तजुर्बा होता गया। और देन 2007 में मैंने फर्स्ट अपना सॉन्ग निकाला आशिक, जो जिससे मुझे पाकिस्तान के नंबर 1 परफॉर्मर के अवार्ड मिला। बट उसके आफ्टर दैट मुझे डांस में इतना काम मिल रहा था, मुझे म्यूजिक का इतना टाइम नहीं। स्टॉप फिर वो जर्नी है जी। अच्छा फिजा, आप भी सिंगिंग की तरफ सोच रही हो अभी आने के लिए? या फिजा ने किया ना आपके शो में, हमने परफॉर्म किया था वो बंगला का सॉन्ग। हाँ, वो तब मेरा बिल्कुल फर्स्ट था, और मुझे अभी है क्रेज है, लेकिन मुझे लगता है मुझे बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। मतलब फर्स्ट जो है वो डांसिंग ही वो। हाँ, अब मैं प्रायोरिटी इसको देती हूँ, क्योंकि मैं ऑब्वियसली मैं स्टार्ट से ही वो इनसे सीखा भी है और खुद भी बहुत इंटरेस्ट में पसंद करती हूँ, तो मेरा अभी वही है। अच्छा, अक्सर जब हम लोग थोड़ा सा डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार होते हैं, तो आजकल साइकोलॉजिस्ट भी बहुत ज्यादा हैं और लोग नफ्सियात के ऊपर भी इतनी बात करते हैं, तो अक्सर थेरेपिस्ट ये कहते हैं कि आप अपनी लाइफ में, अपने दिन में एक थोड़ा सा टाइम 10 मिनट्स या 15 मिनट्स, कुछ कहते हैं कि मेडिटेशन को निकालो, तो कुछ कहते हैं अगर आपको कुछ भी नहीं करना तो आप बस 10 मिनट खुश रहने के लिए थोड़ा सा डांस कर लो, ताकि आप रिफ्रेश फील करो। अच्छा, म्यूजिक भी कहते हैं कि रूह की ग़िज़ा है, पुराने लोग कहते हैं, तो ये कितना आप लोगों को भी एनर्जी देता है, कितना पॉजिटिव रखता है? ये सच बात है, मुझे लगता है ये 100%। हम जब कभी हम बहुत परेशान होते हैं, टेंशन में होते हैं, सोनू आपको याद है हम बाहर निकलते हैं गाड़ी, हम सारी टीम जाते हैं, गाड़ी में म्यूजिक सुनते हैं, हम बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। ये एक बहुत, मुझे लगता है ये है, ये कुछ तो है, और हमें तो मुझे लगता है वैसे ही म्यूजिक इतना पसंद है। और म्यूजिक आप ले लो या डांस को आप ले लो, कोई भी बंदा है उसको, अगर की कोई भी फॉर्म आएगी, कोई भी फॉर्म है, अगर उसको चाहे पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, ये भी मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी आर्टिस्ट है, अगर उसको आपने आना है, उसने फील्ड में आना है और उसने काम करना है, तो हमेशा हर इंसान को आप नोट करें, उसका अलग टोन होगा,
देन उसकी पहचान बनेगी, उसके लोग फैंस होंगे, या उसका गाने जो हैं उसके डिफरेंट स्टाइल के आएंगे, या उसके लिरिक्स डिफरेंट होंगे। लाइक मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि इब्रारुल हक के जितने आप सॉन्ग सुनेंगे उनके लिरिक्स का अपना एक स्टाइल है, उनके गाने का उनका टोन एक अपना है, आतिफ असलम का अपना है, अली जफर का अपना है, ठीक है। इस तरह बाहर जाते हैं आप, हनी सिंह है, बोहेमिया है, या आप बादशाह हैं, या गुरु रंधावा है, तो इन सब के डिफरेंट टाइप का अपना जेनर है, उनके स्टाइल म्यूजिक का डिफरेंट है, उनके लिरिक्स स्टाइल डिफरेंट है। यानी कि जरूरी नहीं होता कि अगर आप सिंगिंग में आ रहे हो तो आपको वही उस तरह प्रॉपर चलना है जैसे पीछे आपके सिंगर्स गए हैं। यानी कि राहत फतेह अली खान साहब अगर आए हैं, वो नुसरत फतेह अली खान के साथ उन्होंने टाइम निकाला है, वक्त गुजारा, वरना आप खुद बताएं जो लोग कॉपी करते आए हैं या सीखते हैं उनमें से कोई नुसरत फतेह अली खान को टच भी नहीं कर सका। तो वो इतने बड़े लेजेंड हैं, बाहर माइकल जैक्सन था, यहाँ नुसरत फतेह अली खान साहब थे। तो अब अगर मैं अपना म्यूजिक लेकर चल रहा हूँ तो मैं उसको अपने एक स्टाइल से लेकर आया हूँ, जब मैं उसमें मेलोडी भी रख रहा हूँ, रैप भी कर रहा हूँ और उसमें क्रिएटिव आइडियाज कर रहा हूँ। तो सोनू, वो एक होता है ना, एक उस्ताद होता है, एक इंस्पिरेशन होती है, आप किसी को देखते हो, फॉलो करते हो, चाहे कोई सिंगर हो या कोई एक्टर हो, एक्टर के लिए उसका जो सीनियर एक्टर होता है वो उसके लिए इंस्पिरेशन होता है। आपको पर्सनली किसका डांस बहुत अट्रैक्ट करता है या बहुत पसंद है? मुझे जो है वो तो माइकल जैक्सन ही थे ऑब्वियसली, जिनको मैंने फॉलो किया और सीखा मैंने। और माइकल जैक्सन की जब डेथ हुई थी उनकी, तो मैं पाकिस्तान की तरफ से न्यूयॉर्क में मैं परफॉर्म भी कर गया था अमेरिका में। अच्छा। यहाँ से उनको ट्रिब्यूट परफॉर्मेंस के लिए गया था मैं। तो उसके अलावा जो है काफ़ी बाहर के ऐसे आर्टिस्ट हैं, जैसे जैसन रूलो है, क्रिस ब्राउन है, अशर है, क्योंकि ये सिंगर परफॉर्मर आर्टिस्ट है। तो मुझे इस तरह के आर्टिस्ट पसंद है, ओनली यानी कि ओनली डांसर नहीं, यानी कि वो हो जो लेजेंड्स हैं, चार्ली चैपलिन। जब डांस आप पे ऊपर ये प्लान करते हैं कि आपने कहाँ से डांस निकालना है। मैं अगर डांस की थ्योरी की तरफ जाऊँ तो हर इंसान हर वक्त डांस कर रहा है। अभी आप जैसे एकदम से ये बैठी हुई हैं, आपका ये स्टाइल है, मैं एकदम म्यूजिक पे ये कर कैसे बैठ जाऊँगा, ये डांस है। आप रात को जब सोते हो तो आप जितने पोज करते हो वो सब डांस है। कोई आप नोट कीजिएगा ये सारी मेरी बातें, आप बिकॉज़ यू आर एन आर्टिस्ट, तो आप इतना डीपली ऑब्जर्व करके ये बात कर रहे हो, वरना कोई आम इंसान इस चीज को इतना उस तरह से नहीं सोच सकता। तो यू आर राइट, आपने जो डांस थ्योरी बता दी इतने आसान तरीके से। आप वॉक करते हैं डेली, अपने काम कर रहे होते हैं, आप एक रिदम में जा रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों फिजा प्रोग्राम का टाइम आपको पता है बहुत कम है, बहुत मजा आया था, मैं बातें सीरियसली बहुत इंजॉय करी थी। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने टाइम निकाला। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जाने से पहले हम बेपरवाहियां आपसे ना सुने, क्योंकि इसका रैप इतना जबरदस्त है। तो सोनू, फरमाइश हमारी डांस की भी और सॉन्ग दोनों की आपसे। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल अभी बेपरवाहियां सॉन्ग जो है रिलीज है, और मैं चाहूंगा मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसको लाइव भी सुनाऊं। और रैप जो है इसका बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, तो रैप के वर्ड्स हैं बेसिकली मैंने खुद लिखे हैं, और आपने एंजॉय करना है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तेरी बेवफाइयां, तेरी बेपरवाहियां, हर वेले मैनू दस दिया तेरी यारियां, दिलों करदा सी लव तेनू एसडी, तेरी हर अदा सी मेरी जान कढ दी, सीने लाई रखिया तेनू 11 साल छड़ बड़ियां नू किता बस तेरे नाल प्यार, तेरे लॉन्ग ब्राउन हेयर ग्रीन ग्रीन आइज, तेरा डोल सा फेस मुझे लगा बड़ा नाइस, मैं ही हूँ तेरा हीरो यही बोली थी तू राइट, तेरी बाहों में बातों में आई स्पेंड ऑल नाइट्स, बड़ा कर दी रही तू मैनू चीट, हो नाल कहंदी रही बड़ा स्वीट, जे कर दिया तुझे मैंने जिंदगी से रिफ्यूज, आज चलेगी टीवी उते ब्रेकिंग न्यूज। वेलकम बैक। और इस वक्त आपको लिए चल रहे हैं रूह अफ़ज़ा के किचन में, और अनम ने भी सब कुछ बना बनू के तो दम पे इस वक्त कुछ लगाया हुआ है, और वो क्या है ये मुझे नहीं पता, तो चलिए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम। अनम, आज हंडिया में क्या बन रहा है? आज हंडिया में बेसिकली हम बड़ी ही सिंपल और क्विक बनने वाली रेसिपी जो है बना रहे हैं। तो रूह अफ़ज़ा के किचन में बेसिकली आज हम मसाला फ्राइड राइस बना रहे हैं। अच्छा, मसाला फ्राइड राइस के साथ एज इन आपको कोई ग्रेवी की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपको फिर भी शौक है खाने का तो आप रख सकते हैं। इसमें क्या चिकन इसके अंदर चिकन होता है, बेसिकली काफी सॉसी चिकन होता है इसके अंदर। जब आप उसको चावल में मिक्स करते हैं तो इसका एक बड़ा सॉसी सा इफेक्ट आता है उसके अंदर, तो आपको मेरा ख्याल है कि उसके साथ किसी भी तरह की सॉस की जरूरत नहीं होती। तो सिंपल मैं पहले आपको इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ।
थोड़े से जो है इसके स्टेप्स हैं बेसिकली। सबसे पहले जो है आपने राइस बॉईल कर लेने हैं, राइस बॉईल करके आपने उनको साइड पे रख देना और उनको इतना ठंडा कर लेना है कि बिल्कुल वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद अब आपने चिकन इसका रेडी करना है। चिकन के लिए आपने चिकन क्यूब्स लेनी है, बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स कराने हैं आपने। ऑयल लेना है, इसमें जिंजर गार्लिक को सौते करना है, उसमें चिकन क्यूब्स ऐड कर देने हैं। चिकन क्यूब्स ऐड करने के बाद आपने जैसे ही चिकन अपना पानी रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, आपने उसके अंदर सॉल्ट डालना है, ब्लैक पेपर डालना है, रेड चिली क्रश जो है वो आपने डाल के उसको अच्छी तरीके से कुक कर लेना है। जब पानी बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए, अब आपने सॉसेस में इसके अंदर डालना है सोया सॉस, लाइट सोया सॉस, डार्क सोया सॉस, चिली सॉस, थोड़ी सी टिबेस्को सॉस इसमें हम ऐड ऑन करेंगे और मिक्स हर्ब्स आपने डालकर काली मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्चें जो कि हमने पहले इसमें ऐड की हुई अच्छी तरह डाल के उसको कुक कर लेना है। अब आपके जो चिकन है वो भी रेडी हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि वेजिटेबल्स लेनी है। वेजिटेबल्स इसमें आप अपनी चॉइस की ऐड ऑन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें बेबी कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं, मशरूम्स ऐड कर सकते हैं। मैंने इस वक्त इसके अंदर शिमला मिर्च ली है और साथ में बंद गोभी है। इसके अंदर तकरीबन 1 कप के करीब बंद गोभी थी और 2 अदद शिमला मिर्च थी। वो उसको कट करके मैंने ऑयल लिया है, उसमें थोड़ा सा गार्लिक को सौते किया है, उसके अंदर वेजिटेबल्स को स्टर किया है थोड़ा सा सॉल्ट डालकर। उसके बाद अलग से आपने जो है 4 to 5 एग्स, क्योंकि ये 1 kg राइस है तो मैंने 4 to 5 एग्स लिए थे, उनको मैंने स्क्रैम्बल एग की तरह से बना लिया था। अब आपने क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को एक साथ कर लेना, जो कि चिकन है, वेजिटेबल्स है, एग्स है, इन सबको एक साथ करके कुक कर लेना है। कुक करने के बाद आपने राइस में इनको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो है थोड़े से वाइट राइस जो है आपने ऊपर अलहदा से निकाल लेने, ताकि जब आप उसको सर्व करें तो वो एक बहुत अच्छा सा जो है कलर कम्बिनेशन बहुत अच्छा सा आता है। उसके बाद आपने चावल को दम लगा देना है तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। जैसे ही चावल दम हो जाएंगे तो हरे प्याज के साथ हम उसकी गार्निश करेंगे। तो ये राइस, ये स्पाइसी राइस थोड़े से बनेंगे या माइल्ड बनेंगे? थोड़ी सी स्पाइसी होंगे मगर माइल्ड स्पाइस होगा। अच्छा। क्योंकि आप कोई ग्रेवी नहीं ले रहे इसके साथ, तो इतना कम से कम जैसे अच्छा ग्रेवी वैसे ली जा सकती है अगर आप लेना चाहें तो। हाँ, इट्स अप टू यू। बिल्कुल। तो अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप ठीक है। और अनम दम हमारा लग चुका है, वेरी नाइस तो है। अब मैं ये राइस को जो है वो डिश आउट करती हूँ इसके अंदर। अच्छा, ये जो है अब आप देखेंगे कि थोड़े से नीचे वाइट राइस और ब्राउन राइस का जो मिक्सचर है वो इसके अंदर राइस में बहुत जबरदस्त लगता है। ओके, मिक्स नहीं करना इसको, मिक्स नहीं करना, ठीक है जी। तो जैसे जैसे हम नीचे से राइस निकालते जाएंगे तो साथ साथ जो है हम चिकन मिन्स पे यूज कर सकते हैं। चिकन मिन्स भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो चिकन क्यूब से एक बड़ा अच्छा सा जो है, ठीक है, उसका टेक्सचर बड़ा अच्छा आता है। कि मिन्स से क्या होगा कि वो पूरे राइस में मिक्स हो जाएंगे तो चंक्स नहीं आपको मिलेंगे। ओके, तो अब आप ये देख रही हैं कि ये सारी चीजें जो है आपको सब कुछ 1 प्लेट में मिल रहा है। इसके साथ अगर अलग से किसी मेहमान ने आना हो तो ऑब्वियसली आप अपना दस्तरखान चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वसी करे, तो हम बारबेक्यू भी सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल, बारबेक्यू भी सर्व कर सकते हैं। करेगा हाँ, आप इसके ये एक वाहिद एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप कुछ भी, यहाँ तक कि आप कोई भी पाकिस्तानी खाना भी अगर आपके पास अवेलेबल है, कोई सालन भी है, तो वो भी आप इसके साथ जो है एंजॉय कर सकते हैं। तो मतलब ये आपके पास ऑप्शंस जो है अवेलेबल है। ओके, अनम कौन कौन सी वेजिटेबल्स हमने ऐड की है? मैंने इसके अंदर जो है कैबेज ऐड की है, बंद गोभी, और साथ में मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड की है। आप चाहें तो इसके अंदर मशरूम्स और बेबी कॉर्न्स भी यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि ये जो है मसाला राइस है तो इसमें आप अपनी चॉइस से जो है अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। और इसके ऊपर जो है मैं थोड़ा सा ग्रीन्स ऐड करूंगी जो कि हरा प्याज है। अच्छा, हरा प्याज जो है मैंने इसका जो व्हाइट पार्ट था वो भी इसके अंदर एज अ वेजिटेबल ऐड ऑन किया था, तो आप वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर। अच्छा मैम, कलर हमने सिर्फ येलो ऐड किया, अगर येलो ऑरेंज भी हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ऑरेंज भी कर सकते हैं। 3 कलर राइस। हाँ, लेकिन मैंने इसके अंदर बेसिकली जो कलर, फूड कलर बिल्कुल भी यूज नहीं किया। ये जो येलो कलर बेसिकली आपको नजर आ रहा है वो है एग्स, येलो एग्स है, क्योंकि मैंने उनको मिक्स नहीं किया ताकि उनका कलर जो है मेंटेन रहे। अच्छा, ये भी ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है। हाँ, आप चाहे तो इसको डिफरेंट कलर्स में भी बना सकते हैं। और चिकन हमने बोनलेस हमने ऐड किया। जी, बोनलेस। अच्छा, बोनलेस में जब आपने चिकन ऐड करना है तो अगर आप चाहें, जैसे आपको सॉफ्ट मीट पसंद है तो आप थाई पार्ट भी ले सकते हैं। अदर देन जो है आप रेगुलर बोनलेस चिकन जो ब्रेस्ट पीस होता है वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अनम रेसिपी क्विकली शेयर कर दें। सिंपल जी, 1 kg चिकन था, उसको ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के, सॉल्ट एंड रेड चिली क्रश डाल के उसको पहले कुक कर लिया। सॉसेस में उसमें डार्क सोया सॉस, सोया सॉस, वोस्टर सॉस, चिली सॉस और थोड़ी सी टिबेस्को सॉस डाल के उसको कुक कर लिया चिकन को। जो वेजिटेबल्स हैं उनको 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल के अंदर स्टर कर लिया जिंजर गार्लिक पेस्ट डालकर। उसके बाद सारी चीज़ों को कंबाइन किया। कंबाइन करने के बाद चावल में उसको
मिक्स किया, मिक्स करने के बाद ऊपर स्क्रैम्बल एग ऐड कर दिए, थोड़े से जो है वाइट राइस ऐड करके उसको दम लगा दिया तकरीबन 15 से 20 मिनट का, और उसके बाद उसको सर्व कर। थैंक यू सो मच अनम मसाला राइस की रेसिपी शेयर करने के लिए और हमारे लिए बनाने के लिए। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Pakistan, Pakistan.